नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? मुझे तो लगता है एक दिन मेरा क्लास बंद रहा तो मुझे लगा कि बिल्कुल मेरी लाइफ ही बंद हो गई है। कल का वीडियो नहीं आया तो मुझे लगा जैसे जो क्लास चलती रहती है तो जो ना पहुँचे तब भी नहीं लगता, लेकिन एक दिन में ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल मेरा सारा वर्क ही ख़त्म हो गया हो। तो मित्रों जो है मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से हमेशा के लिए जुड़ी रहूँ और चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को इतना आगे बढ़ाएं कि ये हर ज़रूरतमंद के पास पहुँचे। हो सकता है मित्रों, मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं कहती हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बताने वाले ये कहते हैं कि मैम आपका एक एक शब्द हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ाता है। मित्रों, आज मुझे एक कॉल मिली मेरी फ्रेंड की और उसने बताया कि स्मिता, तुम्हारी क्लासेस जाने कितने लोगों को हौसला दिला रही हैं, तुम्हारी क्लासेस बहुत ही लोगों को हेल्प कर रही हैं। तो फ्रेंड, मुझे भी अच्छा लगा कि कम से कम मैं इतना तो कर रही हूँ। और मैं अपना एम बता दूं तो मेरा एम एक ही है, ना कि पैसे कमाना, लोगों तक जाना, उनसे जुड़ना। और एक माध्यम मिला है ये मुझे, तो मैं इसका लाभ उठाना चाहती हूँ। जो मेरी कोई सक्सेस नहीं है, मेरी सक्सेस जब होगी जब मैं जहाँ तक पहुँचूँगी वहाँ तक मेरे साथी पहुँचेंगे, तब मुझे सक्सेस मिलेगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे जब पता चला कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि झारखंड से वो थी, तो उन्होंने बताया कि एक फ्रेंड है हमारी, वो रो रही है, पीजी किया है और उसको नहीं लग रहा कि वो क्या करे, कैसे आगे बढ़े। तो ऐसे ही न जाने कितने लोग होंगे। मुझे उसकी बात सुनकर मुझे इतना बुरा लगा, फ्रेंड, में रोने लगी रियली। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि देखो कम से कम हम जो है इतना भी नहीं कर सकते क्या? हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा, है ना? अगर हम शिक्षित होकर सिर्फ यही सोचने लगे कि हमको जॉब चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमको जॉब चाहिए, भाई जॉब भी मिलेगी और जॉब के साथ में मानवता भी होनी चाहिए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, ना ही मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। सिर्फ ये मांगती हूँ कि इस क्लास को इतना आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है, या तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये क्लास, ये चैनल, इसको बंद कर दिया जाए, या फिर आप लोग इसे आगे बढ़ाइए, ये वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इसकी ज़रूरत है। ठीक है? तो बस यही आप लोगों से एक विनती है, मेरी विनम्र निवेदन है आप सभी से। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका ऐसा भी है जो आप अपना कर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वह एक तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उसके लिए आपको उस एग्ज़ाम के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के पेपर्स ले लेना है और उनको डीपली से तैयार करना है। डीपली से मतलब उनके एक एक शब्द को समझकर, एक एक ऑप्शन को समझकर उसे तैयार करना है। और कह दीजिएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर आप इसमें सक्सेस ना हुए तो करके देखिएगा, ये काम आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। सिर्फ आपके पास कोई बुक नहीं, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकलवा लीजिए जब से एग्ज़ाम हुआ है और जब आप देने जा रहे हैं इतने दिनों के, और उन्हीं को रिवीजन करिए, उनके एक एक फैक्ट को तैयार करिए। कोई भी बुक नहीं है आपके पास, तब भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ओके, तो ये तरीका है एक आसान तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरी बात ये है, आसान तरीके से तो भोजन भी पेट को नहीं जाता है। मालूम है आपको कितने बेलन चलाने पड़ते हैं रोटी बनाने में, है ना? तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे क्लास को। जो पेपर लिया है मैंने, ये है आपका सेकेंड पेपर 2012 जून का, जिसे हम सॉल्व करेंगे और इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व हो पाएंगे उतने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और आपको सॉल्व करना है, ठीक है? 50 क्वेश्चन है और क्लास हो सकता है लंबी हो जाए, तो आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाउंचर्यू किसकी रचना है? तो पाउंचर्यू किसकी रचना है, ये किस सदी की है, सब कुछ आपको जानना चाहिए।
पवनचरिऊ स्वयंभू की रचना है और स्वयंभू को राम कुमार जी ने प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है। विद्यापति जिन्होंने पदावली लिखी है, जिन्हें पदावली पे ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट बहुत ही होंगे। अब आप इनको किस तरीके से तैयार करेंगे, इसी तरीके से आपको इसको और विस्तृत रूप से जानना है। पवनचरिऊ क्या है, पवनचरिऊ में किसका वर्णन किया गया है, पवनचरिऊ में राम के जीवन का वर्णन किया गया है। यह एक चरित्र का भी कहा जा सकता है। और इसको पूरा किसने किया है, पवनचरिऊ जो है अधूरा है, इसको पूरा किया है स्वयंभू के पुत्र ने, जिनका नाम था त्रिभुवन। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इतना काफ़ी है। ज़्यादा विस्तारित रूप अगर चाहते हैं आप तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, किस किस भाषा में लिखी हैं। उन्होंने 2 भाषाएँ अपनाई हैं, अवधी और ब्रजभाषा। तो कवितावली जो है किस भाषा में लिखी गई है आपको बताना है। तो ये कवितावली जो लिखी है ये ब्रजभाषा में लिखी है। अवधी में रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं ये आपको देखना है। तो अवधी में रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं मैं एक बार बता देती हूँ आपको। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न या फिर दोहावली। दूसरी ब्रजभाषा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कवितावली, कवित्र रामायण, दोहावली रामायण, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बैरागी संदीपनी। चाहे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, एक बार क्लास को बंद कर दीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है। तो ये सारी रचनाएं जो है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, पत्नी का नाम क्या है, मृत्यु कब हुई है, सारा कुछ आपको देखना है। अवधी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, मैथिली की कौन कौन सी रचनाएं हैं, बुंदेली की कौन कौन सी रचनाएं हैं, बुंदेली किस भाषा से आती है, बुंदेली जो है बोली है ये किस भाषा से आती है आपको पढ़ना है। अवधी किस भाषा से आई है, मैथिली किस भाषा से आई है। जैसे मैथिली जो है बिहारी से आई है, अवधी पूर्वी से आई है, ब्रजभाषा पश्चिमी से आई है, उसी तरीके से बुंदेली भी पश्चिमी से ही आई है। तो आपको इस तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इन्होंने सुनीत कुमार जो है इन्होंने जो है खड़ी बोली है इसको जनपदी हिंदुस्तानी कहा है। ओके, इन्होंने जनपदी हिंदुस्तानी कहा है। और जो वर्नाक्यूलर लिखी है वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने कहा है खड़ी बोली को, तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कौरवी किसको कहा गया है, रेख्ता किसको कहा गया है, तो ये भी खड़ी बोली है। रेख्ता उर्दू को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रयाग किस रूप में देखा जाता है। तो सूफी काव्य को पढ़ना है आपको, सूफी काव्य कहाँ से लिया गया है, सूफी काव्य की क्या विशेषता है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है, सूफी प्रेमाख्यान जो है उसमें आराध्य जो है जो उसके इष्ट हैं उनको किस रूप में जाना जाता है। तो ये रूप जो होता है इसमें आपका प्रेमिका के रूप में। ठीक है, आराध्य जो इसमें प्रेमिका के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है छायावाद। अब छायावाद क्या है, छायावाद के लिए कौन कौन से जो है परिभाषाएं दी गई हैं, किन किन रचनाकारों ने दी हैं, सभी को आपको पढ़ना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया छायावाद जो है इसमें जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा गया है, किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। लेकिन वहीं पे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये किसने कहा है, ये कहा है रामविलास शर्मा जी ने। सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा है। ये सारे फैक्ट आपको देखने हैं। ठीक है, छायावाद की रचनाएं क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है, ये सभी कुछ आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है, रस गंगाधर। तो रस गंगाधर जो है किसने लिखी है और इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो जो आपकी रचना है रस गंगाधर, इसमें इसे लिखा है पंडितराज जगन्नाथ ने। ठीक है, पंडितराज जगन्नाथ जिनका समय है 17वीं सदी। विश्वनाथ जो है इनका समय क्या है 14वीं सदी। ठीक है, तो पंडितराज जगन्नाथ जो है इन्होंने लिखी है रस गंगाधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ताज सप्तक का कवि नहीं है। तो ताज सप्तक जो है कब लिखे गए, किस युग में लिखे गए,
अगर आप बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक 4 भागों में विभाजित है और इसका संपादन किया है अज्ञे जी ने। समय 1943 से प्रारंभ होता है, 1979 तक जाता है। तो तार सप्तक जो है यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है। तो देखिए, प्रभाकर माचवे भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, गिरिजा कुमार माथुर भी हैं, लेकिन शमशेर बहादुर जो है द्वितीय तार सप्तक में आते हैं और तार सप्तक प्रथम तार सप्तक को कहा गया है। ठीक है, तो शमशेर बहादुर जो है द्वितीय तार सप्तक में है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज जो पूछा गया है किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? राग दरबारी से। तो राग दरबारी जो है किसने लिखा है? राग दरबारी लिखा है जो श्रीलाल शुक्ल हैं 1968 में। ठीक है, विश्रामपुर का संत ये भी उन्हीं ने लिखा है। आधा गांव किसने लिखा है? तो आधा गांव 1966 में गंगोली गांव से संबंधित है और राही मसूम रजा का ये उपन्यास है। मैला आंचल 1954 में फणीसुनार रेणु के द्वारा लिखा गया है। पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो भरत मुनि जो है 2री सदी के रचनाकार हैं, नाट्यशास्त्र लिखा है और इन्होंने ही पंचम वेद कहा है नाटक को। तो इन्होंने जो है कितने गुण माने हैं? इन्होंने 10 गुण माने हैं काव्य के। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो अंग और आह क्या है? ये है अयुग्म, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है, सभी कुछ आपको देखना है। अंधा युग जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? गीति नाट्य की विधा जो है। गीति नाट्य मतलब एक ऐसा नाटक जो गाया जाता है। ठीक है, तो ये गीति नाटक है अंधा युग। महाभारत की कथा दी गई है इसमें और महाभारत के अंतिम दिनों की चर्चा की गई है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। तो ये भक्ति काल की रचना है, प्रगति काल की, ये जो आपका है प्रगतिवादी युग उससे ली गई है ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह जो है प्रगतिवादी हैं, तो ये रचना भी कुछ उसी तरीके से लिखी गई है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, सभी रचनाओं को पढ़ना है। पंक्तियां जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वो आपको नोट कर लेनी है और इस तरीके से आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? अब आपको क्या करना है कि जितने भी रचनाएं हैं प्रथम, उनको आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, एक प्रश्न आपको ये बताता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है कि मुझसे संबंधित कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके गोपाल राय, जिन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, समालोचनादर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो ये जो समालोचनादर्श जो है इसका नाम दिया एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है, इसका अनुवाद किया है समालोचनादर्श के नाम से जगन्नाथ रत्नाकर ने। जन्म कब हुआ था इनका? 1866। जगन्नाथ रत्नाकर। ये रचना लिखी कब इन्होंने? 1897। 1897 में जो है इन्होंने ये रचना लिखी है। नेक्स्ट है आपकी रचना शिखर से सागर तक। किस रचनाकार की जीवनी है शिखर से सागर तक? तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1986 है। 1986 है। लिखी किसने है?
किस रचनाकार की जीवनी है, मतलब लिखी किसने है, तो लिखी ये राय कमल राय जी ने है, राय कमल राय जी ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि जीवनी किसकी है, यहाँ पे जीवनी को महत्व दिया गया है। तो ये लिखी गई है शिखर से सागर तक, अज्ञे जी की जो जीवनी है कि किस तरीके से शिखर से सागर तक, मतलब उल्टा कहा गया है, शिखर से सागर तक मतलब ऊंचाई से गहराई तक, कितनी इनमें ऊंचाई है और कितनी गहराई है इनके शब्दों में। अज्ञे जिन्होंने प्रयोगवाद की स्थापना की है, तार सप्तक निकाला है। सभी रचनाकार निराला को छोड़कर बाकी सभी जो है प्रयोगवादी ही हैं। धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञे, निराला जो है छायावाद से आए हैं। अब यहाँ पे आपका एक स्थापना और तर्क का क्वेश्चन दिया गया है। इनको किस तरीके से तैयार करना है, मैंने कितनी बार आपको बताया है, कई बार बताया है कि इनको तैयार करने के लिए या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सारे स्थापना और तर्क के क्वेश्चन नोट कर लीजिए अलग अलग, और उनको डीपली तरीके से समझिए कि इनमें अगर इस तरीके से ये गलत हो गया तो सही कैसे होगा, ये सही है तो इसका गलत अगर इसमें क्या जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप समझेंगे तो आप जो है सभी क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। ओके, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, दिया है ना। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फुट विकास है। एक ने ये कहा है तो एक ने ये कहा है, ठीक है। एक विद्वान ने इसे बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है, तो दूसरे ने इसे स्वतः जो है इसका कहा है कि स्वतः इसका जो है स्फुट विकास हुआ है। तो क्या दोनों ही सही हैं, तो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो देखिए ए और दोनों सही, तो दोनों सही नहीं है, अंशतः सही हैं, ठीक है। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है,